हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए लेसन में। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं शिक्षा ट्यूब। तो हमने पिछले लेसन में डिस्कस किए थे इंटेक्स क्वेश्चंस कुछ, और आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज के बैक क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, सोल्यूशन इज लाइकली टू टर्न रेड लिटमस ब्लू, सो व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। तो हमें पता है कि रेड लिटमस ब्लू तब टर्न होता है जब उसमें बेसिक सोल्यूशन हम ऐड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पीएच होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, जो कि इसमें ऑप्शन डी में है, यानी कि 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विच इज पीएच 10। सेकेंड क्वेश्चन है, सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। यानी कि गैस जो होगी वो तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है। तो हम देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह होगा और इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एगशेल में CaCO3 होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसका रिएक्शन बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस दैट सब्सटेंस विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ कन्फर्म। तो इस केस में HCl होगा X, क्योंकि वेनेवर कैल्शियम कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट एंड वाटर। सो इस केस में X जो होगा वो होगा HCl। जब हम इस रिएक्शन को दोबारा लिखेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl will give calcium chloride plus water plus CO2, which will turn the lime water milky. Third question है 10 ml of NaOH gets neutralized by 8 ml of HCl. So how much HCl will be required to balance or neutralize 20 ml of NaOH? Options given है 4 ml, 8 ml, 12 ml और 16 ml. तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि 10 ml of NaOH will be neutralized by 8 ml of HCl. तो हम इसमें यूज़ करेंगे यूनिटरी मेथड। तो उससे हमें पता लगेगा कि 1 ml of NaOH will be used to neutralize 8 by 10 ml of HCl. 8 ml NaOH के लिए the amount of HCl that will be required will be 8 into 2, which is 16 ml. यानी कि 20 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 16 ml of HCl will be required. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है, which one of the following solutions are used to treat indigestion? नाउ इंडाइजेशन क्या होता है? इंडाइजेशन में एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है हमारे स्टमक में, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस की रिक्वायरमेंट होगी, और जो सोल्यूशन हम यूज करते हैं उसके लिए वो होता है एंटासिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द गिवन वर्ड इक्वेशंस। तो इसमें पहला है, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्टेड विद जिंक ग्रैन्यूल्स, जो कि होगा H2SO4 प्लस Zn विल गिव यू ZnSO4 प्लस H2 गैस विल बी इवॉल्व्ड। नेक्स्ट पार्ट है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन, यानी कि 2HCl plus Mg will give you MgCl2 plus H2 gas will be evolved. तो ये होगा उसका बैलेंस रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, when dilute sulfuric acid reacts with aluminium powder, तो इस केस में तो इसका बैलेंस रिएक्शन होगा 3H2SO4 plus Al will give you Al2SO4 whole thrice plus H2 gas will be evolved. डाइल्यूट HCl reacts with iron fillings, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड reacts with iron fillings. तो इसका बैलेंस रिएक्शन होगा 2HCl plus Fe will give you FeCl2 plus H2 gas. In a compound such as glucose and alcohol also contain hydrogen, but they do not show any acidic properties. So we have to describe an activity to show the same. तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने, तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो एक्टिविटी हम यूज़ करने वाले हैं वो है NCERT की एक्टिविटी 2.8, जिसमें हम आयरन नेल्स को दोनों सोल्यूशन में, यानी कि अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों के सोल्यूशन में डाल के देखते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस एक्टिविटी में हम देख सकते हैं कि हमने आयरन नेल्स को यूज़ किया है एज एंड्स ऑफ सर्किट, यानी कि सर्किट के दो एंड्स की तरह हमने उसको यूज़ किया है, और हमने देखा है कि उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे कि अल्कोहल और ग्लूकोज डालने पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी, या फिर एसिड डालने पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी। तो इस केस में जब भी हम अल्कोहल और ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन जब भी हम कोई एसिड डाल के देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो इससे हम कह सकते हैं alcohol and glucose does not conduct electricity, so we can say that there is no presence of H+ ions in the same. तो हम कह सकते हैं this is the reason why they do not show acidic properties. Next question है, why does distilled water does not conduct electricity whereas rain water does? इसका आंसर भी कुछ सिमिलर है। distilled water में there are no ionic compounds, यानी कि उसमें कोई भी आयोनिक प्रेजेंस नहीं होती है, आयोनिक कंपाउंड्स की प्रेजेंस नहीं होती है, जबकि रेन वाटर में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट आयंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एयर, यानी कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी वजह से इसमें कार्बोनेट आयंस की प्रेजेंस होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई डू एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टीज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि जब भी एसिड और वाटर को मिलाया जाता है, यानी कि जब भी एक एक्वा सोल्यूशन बनाया जाता है एसिड का, तो उसमें हम देखते हैं कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, यानी कि उसमें H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जबकि बिना वाटर के, यानी कि व्हेन देयर इज नो वाटर, तो उसमें कभी भी H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे और वो कभी भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है तो एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा व्हेन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ H+ आयंस ड्यू टू वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें कि हमें 5 सॉल्यूशंस दिए हैं और पांचों सॉल्यूशंस का पीएच दिया है 4, 1, 11, 7 एंड 9। तो हमें इसमें यह बताना है कि न्यूट्रल सब्सटेंस कौन सा होगा, स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन सा होगा, वीक अल्कलाइन कौन सा होगा, वीक एसिड कौन सा होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। एंड वी ऑल्सो हैव टू टेल द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अल्कलाइन सॉल्यूशंस की वैल्यू हमेशा 7 से ऊपर होती है, तो 11 जो होगा वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन होगा, 9 जो होगा वो एक वीक अल्कलाइन होगा, 7 पीएच वाला सोल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा और 4 वाला जो होगा वो एक वीक एसिड होगा, जबकि 1 वाला जो होगा दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। और अब हम बात करते हैं H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन की। तो इसका ऑर्डर जो होगा, जो हाईएस्ट पीएच वैल्यू होगी उसका लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा H+ आयंस का, क्योंकि पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू उतनी कम H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो हम देखेंगे H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो कुछ इस सीक्वेंस में होगी जैसे हमारी स्क्रीन पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, इसमें हमें 2 सॉल्यूशंस दिए हैं, एक HCl का और एक एसिटिक एसिड का, जो कि है CH3COOH। तो हमें अब 2 और मैग्नीशियम रिबन्स भी दिए हुए हैं और हर एक सोल्यूशन में हमने एक मैग्नीशियम रिबन डाला है। अब द क्वेश्चन इज कि किस में ज़्यादा विगरसली रिएक्शन होगा और क्यों। तो HCl जो है वो एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो उसमें विगरस रिएक्शन होगा और it will be a more fizzy reaction as compared to acetic acid, because simply HCl is a very strong acid as compared to acetic acid. 11th question है fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH value will change as it turns into curd? Explain your answer. तो मिल्क कर्ड में तब कन्वर्ट होता है when there is a production of lactic acid, और लैक्टिक एसिड जो है वो pH रिड्यूस कर देता है मिल्क का, तो हम ये कह सकते हैं the pH of the milk will reduce as it turns into curd. क्वेश्चन नंबर 12 है a milkman adds baking soda to fresh milk. पार्ट ए में वो पूछ रहा है कि why does he shift the pH of fresh milk slightly alkaline. सेकेंड पार्ट है why does this milk take a longer time to set as curd. तो सबसे पहले इसमें ये समझ लेते हैं कि बेकिंग सोडा जो होता है उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, तो जब भी हम उसको मिल्क में ऐड करेंगे तो मिल्क का जो पीएच लेवल होगा वो शिफ्ट हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है कि ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, इसीलिए हम उसका पीएच बढ़ाते हैं या मिल्कमैन उसका पीएच बढ़ाता है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। और सेकेंड पार्ट है व्हाई डज इट डज नॉट सेट इनटू कर्ड दिस इजीली। तो इसका आंसर भी यही है कि बिकॉज द पीएच इज इंक्रीज्ड by adding baking soda, तो it takes a long time to reduce the pH to a level where curd can be set. तो हम आंसर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है why should plaster of Paris be contained in a moisture proof container? Explain. तो इसका आंसर ये होगा जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो हाइड्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्लास्टर ऑफ पेरिस खराब हो जाएगा, इसीलिए हम उसे मॉइस्चरलेस कंटेनर में रखते हैं। क्वेश्चन 14 है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। इसका एग्जांपल हो सकता है HCl व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH विल गिव यू NaCl सॉल्ट एंड वाटर एज अ रिजल्ट। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड will give you sodium sulfate and water. Next question है give 2 uses of washing soda and baking soda. वॉशिंग सोडा का यूज़ डोमेस्टिकली भी किया जाता है एज अ क्लीनिंग एजेंट, और वॉशिंग सोडा का यूज़ हम वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी करते हैं। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम गार्डन सॉइल की एसिडिटी को भी टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही हम सॉइल पे बेकिंग सोडा डालेंगे, अगर बबल्स बनेंगे तो दैट मीन्स द सॉइल इज टू एसिडिक। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड इन बेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक केक्स बिकॉज द CO2 दैट इज प्रोड्यूस्ड इन दैट केस विल गिव अ फ्लफीनेस और इट विल मेक द केक राइज। तो हम इसको बेकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने चैप्टर कर लिया खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिज्म विच इज चैप्टर 13 इन योर NCERT।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल पे हमारे और भी लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम डेली एक लेसन डालते हैं और ऐसी लेसन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। So that will be all for this video. If you have any doubts, you can mail us at newsuccess.8@gmail.com. And do not forget to like, share, and subscribe. Also, hit the bell icon for other lessons. Thank you.